हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो पे हम लोग देखेंगे कि गॉस लॉ का कैसे हम एप्लीकेबल बना सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि गॉस लॉ का डेफिनेशन, उसका प्रूफ देखा था और गॉस लॉ का रिगार्डिंग जो भी किस जगह पे हम काम पे ला सकते हैं, गॉस लॉ की जगह पे हम गॉस लॉ को काम में नहीं ला सकते, सब कुछ ट्राई किए, सब कुछ देख लिए। तो बच्चों इस केस में हम थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स देखेंगे गॉस लॉ के ऊपर। ठीक है, चलिए बच्चों एक के बाद एक न्यूमेरिकल्स शुरू करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि सर एक सिलेंडर है, उसका लेंथ है हमारा L/2। सिलेंडर का लेंथ कितना? L/2। और सिलेंडर के ऊपर एक चार्ज Q रखा हुआ है। तो बोल रहा है कि फाइंड आउट द नेट फ्लक्स कमिंग आउट थ्रू द सिलेंडर। थ्रू द सिलेंडर से कितना फ्लक्स बाहर की तरफ आ रहा है, तो हमें देखना है। तो देखिए ये चार्ज सिलेंडर के अपर सरफेस पे है। किधर है? अपर सरफेस पे। तो बच्चों इधर से आपको पता है कि पॉइंट चार्ज से अगर कोई भी फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, वो कैसे निकलेगा बच्चों? चारों दिशा में निकलेगा। बच्चों अगर ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज Q से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चारों तरफ निकलेगा, चारों तरफ निकलेगा। यस और नो? पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चारों तरफ निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है? कुछ फील्ड लाइंस ये सिलेंडर को क्रॉस करेगा, कुछ फील्ड लाइन सिलेंडर को क्रॉस नहीं करेगा। कुछ फील्ड लाइन सिलेंडर को क्रॉस करेगा, कुछ फील्ड लाइन सिलेंडर को क्रॉस नहीं करेगा। तो बच्चों हम डायरेक्टली इधर गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं कर सकते। पर गॉस लॉ के लिए बच्चों हमें क्या चाहिए? एक सिमेट्रिक फिगर चाहिए। तो बच्चों गॉस लॉ के लिए एक सिमेट्रिक फिगर चाहिए। तो बच्चों इसको सिमेट्रिक फिगर में कैसे लाएं? देखिए अभी वही ट्रिक्स हमें अपनाना है। क्या करें? कुछ फ्लक्स कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सिलेंडर के थ्रू जाएगा, और हमें पूछा गया कि इस सिलेंडर के थ्रू नेट फ्लक्स कितना जाएगा। मतलब कुछ फ्लक्स तो सॉरी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो जैसे नहीं जाएगा, तो उन फ्लक्स को कैसे अंदर लाए? देखिए उसके लिए हमें क्या करना है बच्चों कि इस सिलेंडर जिसका लेंथ है L/2, उसके ऊपर एक और सिलेंडर लगा दो, उसके ऊपर एक और सिलेंडर लगा दो L/2 हाइट का। तो देखो बच्चों अभी देखो इस केसेस में क्या हुआ बच्चों, ये जो चार्ज है अभी ये दो सिलेंडर के बीच में आ गया। ये चार्ज पहले एक सिलेंडर के अपर सरफेस में था, इसीलिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सिलेंडर के थ्रू पास कर रहा था, कुछ पास नहीं कर रहा था। बट अब देखो ये अगर इसको टोटल सिलेंडर समझो, तो बच्चों अगर इसको सिलेंडर समझोगे तो बच्चों ये लगेगा कि Q चार्ज ये दो सिलेंडर के एकदम बीच में। मतलब अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से जाएगा, कोई भी फील्ड लाइंस इधर से पास करेगा बच्चों, उसको ये दोनों सिलेंडर में से किसी एक सिलेंडर से पास होना है। ये दोनों सिलेंडर में से किसी एक सिलेंडर से तो पास ही होना है। मतलब दोनों सिलेंडर को अगर कंबाइन करें तो मेरा टोटल फ्लक्स एनक्लोज हो रहा है। ये जो मेरा L लेंथ का जो एक बड़ा सा सिलेंडर फॉर्म हुआ, इस सिलेंडर के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा। ये तो तय है ना, क्योंकि इधर इसके सिलेंडर के अंदर चार्ज है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा वो सिलेंडर के थ्रू जाना है। मतलब जब भी क्लोज सरफेस को क्रॉस करेगा क्या होगा बच्चों? फ्लक्स जनरेट होगा। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस टोटल L लेंथ का सिलेंडर से कितना फ्लक्स निकल रहा है बच्चों? गॉस ने बोला था फाइन नेट इक्वल्स टू Q/ε0। तो टोटल अगर जितना भी फ्लक्स क्रिएट हो रहा है वो सिलेंडर के थ्रू ही क्रिएट होगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये तो इसका सरफेस को टच करेगा, टच का मतलब क्रॉस करेगा, क्रॉस करते समय इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा। तो इसका मतलब ये Q/ε0 कितना है? टोटल ये L लेंथ का जो सिलेंडर के थ्रू जितना फ्लक्स निकल रहा है वो है मेरा Q/ε0। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा? ये जो नीचे वाला सिलेंडर है इसके थ्रू कितना फ्लक्स जा रहा है। अब देखिए बच्चों ये Q एक पॉइंट चार्ज है, अब ये दोनों सिलेंडर सेम आइडेंटिकल लेंथ का है, सेम लेंथ सेम हाइट सेम रेडियस का है। इसका मतलब बच्चों हर एक सिलेंडर से इक्वल फ्लक्स जनरेट होगा। हम बोल सकते हैं ड्यू टू सिमेट्री। तो ड्यू टू सिमेट्री बच्चों हम ये बोल सकते हैं कि ड्यू टू सिमेट्री फाइंड इट थ्रू लोअर सिलेंडर इक्वल्स टू Q/2ε0। फाइंड इट थ्रू द लोअर सिलेंडर इज Q/2ε0। क्योंकि बच्चों इससे सिमेट्री फिगर है, इसीलिए ऊपर वाले से भी Q/2 जाएगा, नीचे वाले से भी हाफ जाएगा, तो टोटल हो गया एक पूरा Q/ε0 का हाफ आधा आधा दोनों में बराबर बांटेगा। तो ये था मेरा पहला वाला क्वेश्चन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। थैंक यू। तो बच्चों इस क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे कि हेमिस्फीयर का अपर सरफेस में एक Q चार्ज रखा हुआ है। हेमिस्फीयर के अपर सरफेस में Q चार्ज रखा हुआ है, तो उस Q चार्ज की वजह से हेमिस्फीयर के थ्रू कितना फ्लक्स जनरेट होगा। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं सॉल्व करके दे रहा हूं। आप इसको पॉज करो और पिछले क्वेश्चन की तरह ट्राई करो कि क्या होगा। कि बच्चों ये हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर के थ्रू बच्चों कुछ फ्लक्स इससे पॉइंट चार्ज की तरह चारों दिशा में ये फ्लक्स निकलेगा। पॉइंट चार्ज की तरह पॉइंट चार्ज से चारों दिशा में फ्लक्स निकलेगा।
अब बच्चों जो फ्लक्स बाहर चारों तरफ दिशा में निकलेगा, कुछ कुछ फ्लक्स इसके थ्रू जाएगा, कुछ कुछ फ्लक्स इसके थ्रू नहीं जाएगा, पर हमें ऐसा कुछ करना है जिसके थ्रू हमें इसके थ्रू कितना फ्लक्स गया वो निकालना है। तो पिछले केसेस की तरह ही हम एक ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। हम एक क्या करेंगे बच्चों, एक छोटा सा ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। वो क्या है बच्चों कि इसका आधा हेमिस्फीयर है और आधा हेमिस्फीयर क्या है ऊपर की तरफ, आधा हेमिस्फीयर नीचे, एक आधा हेमिस्फीयर से पूर्ण एक टोटल स्फीयर इसके आसपास एक हमने ड्रॉ कर लिया। ऊपर में हेमिस्फीयर, नीचे में हेमिस्फीयर, तो एक टोटल हेमिस्फीयर इमेजिन कर लिया। वो हेमिस्फीयर के सेंटर पे अभी चार्ज रखा हुआ है Q, और ये Q चार्ज की वजह से जितना फ्लक्स, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आएगा, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आएगा वो तो पूरा स्फीयर के थ्रू ही जाएगा। अगर ये टोटल स्फीयर है, जो एक पॉइंट चार्ज से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा वो दोनों स्फीयर को कंबाइन करके टोटल इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ फील्ड्स दोनों स्फीयर को ही, हेमिस्फीयर को ही इक्वली बराबर फ्लक्स डायरेक्ट करके जाएगा। तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि फाई नेट थ्रू द स्फीयर, फाई नेट थ्रू द स्फीयर विल बी कितना बच्चों, Q बाई इप्सिलॉन नॉट। फाई नेट थ्रू द स्फीयर इज Q बाई इप्सिलॉन नॉट, क्योंकि गॉस ने बोला था कि टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस इज Q बाई इप्सिलॉन नॉट। हमें रेडियस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ फ्लक्स से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से फर्क पड़ता है। तो जितना भी मेरा रेडियस बड़ा होगा छोटा हो, कि टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स जो बाहर की तरफ जाएगा क्लोज सरफेस के थ्रू पास करेगा वो तो सेम ही होगा। तो बच्चों अगर स्फीयर के थ्रू मेरा Q बाई इप्सिलॉन नॉट फ्लक्स जनरेट हो रहा है, तो बच्चों अपर हेमिस्फीयर और लोअर हेमिस्फीयर सिमेट्री फिगर है। अब बच्चों हमें पता है कि सिमेट्री फिगर में क्या होता है, इक्वली बराबर फ्लक्स बढ़ता है। तो बच्चों फ्लक्स थ्रू द लोअर हेमिस्फीयर, फ्लक्स थ्रू द लोअर हेमिस्फीयर इक्वल्स टू Q बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। अब Q बाई 2 इप्सिलॉन नॉट क्यों, क्योंकि ड्यू टू सिमेट्री, एक ही कारण है, ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्री की वजह से, ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्री की वजह से जो भी फ्लक्स जनरेटेड होगा उसका आधा हिस्सा उसका और आधा हिस्सा नीचे वाले का। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बच्चों, Q बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। आंसर कितना होगा, Q बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। ओके बच्चों, थैंक यू। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चों, मेरे पास एक प्लेट है, उस प्लेट का एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट का हर एक का लेंथ है, हर एक साइड का लेंथ कितना a, और उससे स्क्वायर प्लेट से मान लो कि स्क्वायर प्लेट ऐसा हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है और हॉरिजॉन्टली एक रखा हुआ है, उसके ऊपर a/2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज है Q, a/2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज है Q, वेयर द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर प्लेट इज a, और ये है a/2। तो बच्चों क्या होगा, इस प्लेट के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो हमें देखना है, इस प्लेट के थ्रू कितना नेट फ्लक्स निकलेगा वो हमें देखना है। तो बच्चों कैसे देखें, तो बच्चों होता यूं कि इसको कैसे करेंगे, इसको एक सिमेट्रिक फिगर बनाना पड़ेगा। एक ऐसा गॉसियन सरफेस और सिमेट्रिक फिगर हमें चूज करना है जिसके थ्रू टोटल सरफेस जो एक प्लेट से सिमेट्रिक हो, प्लेट से सिमेट्रिक हो और उसके अंदर पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके अंदर से निकले, ऐसे हमें एक सिमेट्रिक फिगर कंसीडर करना है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, प्रीवियस केस में हमने देखा कि हेमिस्फीयर था तो उसके लिए स्फीयर लिया, और एक नीचे वाला सिलेंडर था उसके लिए ऊपर भी एक सिलेंडर लेके दोनों को जोड़ दिया। तो बच्चों क्या फिगर को हमें क्यूब फॉर्म पे लाना है। तो बच्चों ये सेंटर पे क्यूब प्लेट का a/2 डिस्टेंस पे एक मेरे पास एक क्यूब है, उस क्यूब का हर एक प्लेट का स्क्वायर लेंथ है a, और उस प्लेट के a/2 अपर डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है। तो हमने इसको ये प्लेट को एक सिमेट्रिक फिगर के अंदर डाला, तो चारों तरफ एक a साइड वाला एक प्लेट कंसीडर किया जिससे क्यूब फॉर्म हो गया। तो इससे हुआ यूं कि क्या हुआ,
हुआ यूं कि ये प्लेट और ये बाकी साइड्स ऑल आर आइडेंटिकल, आपको एक को देख के दूसरे को अलग नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि Q इसके सेंटर पे है, Q सिर्फ इसके सेंटर पे a/2 डिस्टेंस पे था, और हर एक साइड का लेंथ कितना है a। तो इसका मतलब यह है बच्चों कि Q से जो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा वो सब के सब Q सबके सब वो साइड से क्रॉस करेगा, तभी तो फ्लक्स जनरेट होगा। और गॉस के अकॉर्डिंग फाई नेट कितना होता है बच्चों, फाई नेट इक्वल्स टू Q by epsilon naught, टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस इज Q by epsilon naught। तो Q by epsilon naught अगर फ्लक्स जनरेट हुआ तो अभी हमें मानना है कि Q का हर एक सरफेस के थ्रू बराबर बराबर फ्लक्स बट रहा है, क्योंकि हर एक सरफेस क्या है, एक स्क्वायर, हर एक स्क्वायर सरफेस है। और स्क्वायर सरफेस कितना है बच्चों, आइडेंटिकल स्क्वायर सरफेस 6 है। तो बच्चों 6 सरफेस से अगर Q by epsilon naught निकल रहा है तो नीचे वाला कितना है, नीचे वाला सरफेस तो 6 सरफेस में से एक सरफेस है। तो बच्चों फाई नेट थ्रू प्लेट कितना होगा बच्चों, फाई नेट थ्रू प्लेट होगा बच्चों मेरा Q by 6 epsilon naught, Q by 6 epsilon naught, Q by 6 epsilon naught कैसे होगा बच्चों, समझ में आया क्या? क्योंकि हमने एक सिमेट्रिक फिगर ड्रॉ करना है, क्योंकि एक ये देखो इधर से कोई कुछ फ्लक्स निकलेगा हमें पता है, पर चारों तरफ से एक पॉइंट चार्ज से चारों तरफ फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है, उसमें से जो क्लोज सरफेस के थ्रू पास करता है उसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको इसके आसपास एक क्लोज सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा। तो हमने गॉसियन सरफेस क्या लिया, इस केस में गॉसियन सरफेस क्या होगा बच्चों, गॉसियन सरफेस मतलब सिमेट्रिक सरफेस जिसके थ्रू फ्लक्स इक्वली बढ़ता है और जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिमेट्रिक होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिमेट्रिक होता है, वो होता है गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस हमने लिया किसको, क्यूब को, क्यूब के केस में गॉसियन सरफेस लिया, तो इसलिए ये प्लेट और बाकी 6 प्लेट्स आइडेंटिकल हो गया, 6 प्लेट्स का कॉम्बिनेशन है मेरा क्यूब, तो इसलिए गॉसियन सरफेस लिया हमने क्यूब को। तो इससे पता क्या चला बच्चों कि 6 प्लेट से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो जनरेट होता है वो Q by epsilon naught। तो एक प्लेट से कितना फ्लक्स जनरेट होगा बच्चों, Q by epsilon naught डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 6 हर एक से 6 जाएगा तब 1 by 6 जाएगा, तभी तो टोटल Q by epsilon naught जाएगा ना। 6 सरफेस है, क्यूब का 6 सरफेस होता है और 8 वर्टिस होता है, तो 6 सरफेस से मेरा फ्लक्स जा रहा है 6 सरफेस से बराबर, तो हर एक सरफेस से कितना होगा Q by 6 epsilon naught। ऐसे ही ये सब जेई का क्वेश्चन है, ऐसे तरह तरह का क्वेश्चंस के लिए और भी लेक्चर आएगा, और इस ऐसे ही हम गॉस लॉ का आगे भी बहुत सारी चीजें करेंगे, ठीक है बच्चों, थैंक यू। तो बच्चों इस क्वेश्चन देखिए गॉस लॉ का सबसे बहुत वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इधर क्या बोला गया बच्चों कि एक क्यूब का वन ऑफ द 8 वर्टिस होता है, 8 वर्टिस में से एक वर्टिस में मेरा क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बच्चों जो क्यूब सरफेस से जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा उनमें से कितना फ्लक्स इस क्यूब के थ्रू जाएगा, कितना फ्लक्स इस क्यूब के थ्रू जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। अगर ये एक क्यूब है मेरे पास बच्चों, अगर एक क्यूब है और क्यूब के ऊपर एक चार्ज है क्यूब के एक साइड में अगर चार्ज है क्यूब, तो बच्चों आप बोलो कि क्यूब एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज से चारों तरफ फ्लक्स निकलेगा, कुछ फ्लक्स इससे क्रॉस करेगा, कुछ फ्लक्स इससे क्रॉस नहीं करेगा। तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, सोचते एक ऐसा फिगर फाइंड आउट करना पड़ेगा जिससे हमें पता चले कि एक सिमेट्री फिगर ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा जिससे कि क्यू उसका एकदम सेंटर पे हो, और दूसरी बात तो ये कि इस सब में फ्लक्स बराबर बटे। एक ऐसा क्लोज सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा कि एक बहुत सारा सरफेसेस को जोड़ के कुछ ऐसा सरफेस हमें इमेजिन करना पड़ेगा जिसके थ्रू अगर कितना भी फ्लक्स जाएगा वो सब में बराबर बांटेगा। तो ऐसे ही सोचते रहो, थोड़ा सा पॉज करके सोचो, हम भी सोचते हैं। इसके बाद बच्चों इस केस को देखो, इस केस में मैंने क्या ड्रॉ किया, ये था मेरा ए साइड वाला एक क्यूब, और बच्चों ये साइड वाला क्यूब मैंने ऐसा 8 ले लिया, 8। ये मेरा जो क्यूब हमने इस पिक्चर में देख रहे हैं वो ये वाला क्यूब है। कौन सा वाला, ये वाला। ये इसका फ्रंट फेस है, फेस नंबर 1 है, ये इसका फेस नंबर 1 है, ये इसका फेस नंबर 2 है, ये इसका फेस नंबर 2 है।
और वैसे ही बाकी दोनों फेस ऊपर क्यूब से चिपका हुआ है। तो बच्चों क्यू चार्ज किधर होगा बच्चों? क्यू चार्ज होगा इसके एकदम बीच में, इसके सबसे दूर वाले वर्टिस पे था, तो ये दूर वाले वर्टिस पे मेरा क्यूब होगा, कुछ ऐसा इस जगह पे, कुछ ऐसे इस पॉइंट पे मेरा क्यू चार्ज होगा। अब बताइए बच्चों, एक थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, क्योंकि 3D सरफेस है, 3D केसेस है बच्चों, इस चार्ज से जितना भी आप देखिए, इतना क्यूब लेने का तात्पर्य क्या था कि क्योंकि एक इस पॉइंट चार्ज से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा वो सब में से सब सरफेस को क्रॉस करेगा, क्योंकि इसके आगे भी देखो बच्चों, इस चार्ज के ऊपर भी क्यूब है, चारों तरफ एक क्यूब है, ऊपर 2 क्यूब है, ऊपर चारों की 4 क्यूब है, और पास में भी, इसके पास में भी नीचे 3 क्यूब है। तो जितना भी क्यू चार्ज से फ्लक्स निकलेगा वो इस टोटल 2a साइड वाला जो मेरा एक क्यूब है इसके सरफेस से क्रॉस करना पड़ेगा, वरना कोई भी अगर सरफेस से क्रॉस नहीं करता तो ये क्रॉस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप पिक्चर से देख सकते हो कि पॉइंट चार्ज से चारों तरफ एक फ्लक्स निकलता है। तो फ्लक्स निकलता है, इसका मतलब क्या होगा, इस फ्लक्स इस 2a क्यूब का हर एक सरफेस से बराबर क्रॉस करेगा। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, 2a सरफेस की वजह से 2a सरफेस का जो क्यूब है इसके वजह से जो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स जनरेट होगा वो कितना होगा बच्चों, फाई नेट कितना होगा बच्चों, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। तो फाई नेट क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू point charge q to all the surfaces. Finite is the electric flux due to point charge q. q चार्ज की वजह से मेरा जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हुआ बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ, q बाई एप्सिलॉन नॉट। पर वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें पूछा है कि इस क्यूब के थ्रू कितना जाएगा, इस क्यूब के थ्रू कितना जाएगा वो हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे निकाले, मेरे पास ऐसा 8 क्यूब है, 8 क्यूब। तो बच्चों एक क्यूब, टोटल 8 क्यूब से अगर क्यू बाई एप्सिलॉन निकल रहा है तो फाई नेट थ्रू ईच क्यूब कितना होगा बच्चों, फाई नेट थ्रू ईच क्यूब कितना होगा बच्चों, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अगर फाई नेट मेरा क्यू बाई एप्सिलॉन नेट है, ये टोटल 2a साइड का जो क्यूब है उससे अगर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकल रहा है बच्चों, तो हर एक क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। फिगर को अगर सिमेट्रिक फिगर ड्रॉ करना आपको आता है, गॉसियन इधर इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, गॉसियन सरफेस क्या होगा उसको फाइंड आउट करना। एक बार आपने गॉसियन सरफेस को फाइंड आउट कर लिया तो बच्चों कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ए क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट मेरा हर एक क्यूब से होगा। इसका एक एक्सटेंशन भी है बच्चों, कभी कभी पूछा जाता है कि हर एक सरफेस से कितना चार्ज निकलेगा, हर एक सरफेस से कितना चार्ज निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इधर क्यूब का एक बात बताओ बच्चों, क्यूब का कितना सरफेस एक्सपोज्ड है, बताइए बच्चों, कितना सरफेस बाहर की तरफ है। मतलब ये क्यूब का कुछ सरफेस तो ऊपर वाले क्यूब की वजह से, साइड वाले क्यूब की वजह से ढका हुआ है, तो और कितना सरफेस बाहर की तरफ एक्सपोज्ड है, जो इस सरफेस का बाहर का आउटर मोस्ट सरफेस एरिया 2a साइड का जो क्यूब है उसका आउटर मोस्ट सरफेस एरिया बनाने में इस क्यूब का कंट्रीब्यूशन कितना है, इस क्यूब का कितना साइड ले रहा है। देखिए बच्चों 1 2 नीचे एक साइड होगा बच्चों, अगर आप इमेजिन कर सकते हो बच्चों, वो किसी से ढका नहीं होगा, वो एक्सपोज्ड है। तो बच्चों एक क्यूब का 3 साइड 2a क्यूब का टोटल सरफेस बनाने में मदद कर रहा है, आउटर मोस्ट सरफेस बनाने में मदद कर रहा है। इसका मतलब बच्चों अगर आपको पूछे कि इस क्यूब का हर एक सरफेस से कितना सरफेस है, 6 सरफेस, आउट ऑफ 6 सरफेस में से 3 सरफेस ढका हुआ है, बाकी क्यूब के थ्रू ढका हुआ है, बाकी 3 सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 एंड नीचे वाला सरफेस नंबर 3 एक्सपोज्ड है। तो बच्चों अगर पूछा जाए कि हर एक सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा बच्चों, तो आप बच्चों वो भी निकाल सकते हैं बच्चों, फाई नेट थ्रू ईच सरफेस कितना होगा बच्चों, ईच सरफेस ऑफ ए क्यूब कितना होगा बच्चों,
कितना होगा 1/3 इंटू क्यू बाई 8 इप्सिलॉन नॉट। क्यू बच्चों 1/3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि बच्चों कि जो क्यू बाई 8 इप्सिलॉन नॉट एक क्यूब के थ्रू आ रहा था बच्चों, कि कौन से सरफेस से आ रहा था? वो ये तीनों सरफेस के थ्रू आया था। बाकी तीनों सरफेस तो बुझा हुआ है, बाकी क्यूब से ढका हुआ है। हमें सिर्फ देखो बच्चों गॉसियन सरफेस के लिए हमें आउटर मोस्ट सरफेस चाहिए, पर ये जब भी क्यूब ए साइड का क्यूब से हमने 2 साइड का एक क्यूब बनाया, उससे क्या हुआ कि तीनों सरफेस इसका ढक गया। अब तो आउटर सरफेस नहीं है तो हो हमारे किसी काम का नहीं, तो हमारे काम का कितना है? तीनों सरफेस। तो तीनों सरफेस से मेरा जो 8 क्यू बाई 8 इप्सिलॉन नॉट मेरा जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा था थ्रू ए पर्टिकुलर क्यूब ऑफ साइड ए, उसमें से वो तीनों सरफेस से निकल रहा था, 6 सरफेस से नहीं 3 सरफेस से निकल रहा था। तो हर एक सरफेस से कितना हुआ बच्चों? क्यू बाई 24 इप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि आपको 3D फिगर ड्रॉ करना है, बहुत ही ट्रिकी था क्योंकि इसको क्वेश्चन को समझने में और समझाने में बहुत दिक्कत होता है इस टाइप का क्वेश्चन को, बट ये क्वेश्चन आपको जेई में आ सकता है, बहुत ही जेई का कॉमन क्वेश्चन है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को बार बार देखो और थोड़ा सा 3D है, इसलिए बोर्ड पे तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन भी लगाना पड़ेगा इसमें कि कैसे हमने ऐसे सरफेस किया। अगर ये बीच में होता, ये क्यूब चार्ज ठीक बीच में होता तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं था। पर हाँ क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन बनता है कि इस पॉइंट पे इस वर्टिस पे मेरा चार्ज था इसीलिए मेरा क्यू बाई 8 इप्सिलॉन नॉट आया। अगर कोई भी एक वर्टिस पे रखे तो क्या मेरा आंसर सेम रहेगा? तो आंसर इज यस। कोई भी वर्टिस पे रखो तो क्यूब का पोजीशन चेंज कर देंगे। क्यूब का ऑटो क्यूब में से ऑटो क्यूब इसलिए लिया क्योंकि ऑटो वर्टिस के लिए, ऑटो वर्टिस में कोई भी वर्टिस ले लो तो क्यूब का पोजीशन इधर से इधर चला जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों मेरा कोई भी वर्टिस में अगर कोई भी एक पॉइंट चार्ज हो उसके लिए मेरा आंसर सेम रहेगा। और दूसरी बात तो ये कि अगर आपको क्वेश्चन पे ये बोला जाए बच्चों कि एक क्वेश्चन ये बनता है, कभी कभी क्वेश्चन पे आता है कि एक साइड का मिडिल में आपका एक पॉइंट चार्ज है, एक साइड का मिडिल में पॉइंट चार्ज है, उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे? उसके लिए क्या करेंगे? वो आपका होमवर्क है। उसके लिए हम क्या करेंगे? आपका होमवर्क है, ठीक है बच्चों। मतलब अभी ये क्यूब चार्ज ये तो हो गया, मेरा क्वेश्चन का आंसर तो हो गया, बट अभी ये चीज देखो बच्चों कि क्यूब है, ये जो क्यूब चार्ज है ना, अभी ये वर्टिस पे नहीं है, ऑटो वर्टिस में से कोई भी वर्टिस में नहीं है, और 6 साइड में से सॉरी कितना साइड होता है क्यूब का? 8 साइड। ये सुनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साइड होता है। ये सुनो कितने नंबर ऑफ साइड्स होता है बच्चों? ऊपर में 4 साइड्स, नीचे में 4 साइड्स और साइड में 4 साइड, 4 4 4 12 साइड्स में से बच्चों कोई भी एक साइड का अगर मिडिल में क्यू चार्ज है तो मेरा टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स थ्रू दैट क्यूब, टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स थ्रू दैट क्यूब एंड थ्रू ईच सरफेस ऑफ द क्यूब, सेम क्वेश्चन, थ्रू द ईच सरफेस ऑफ द क्यूब क्या होगा वो आपको निकालना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है बच्चों। तो फिलहाल हम इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इधर ही स्टॉप करते हैं। ऐसे ही तरह तरह के क्वेश्चन लेकर हम आगे लेक्चर में आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आपका होमवर्क आपको समझ में आ गया शायद। क्यू चार्ज अभी वर्टिस पे नहीं है, क्यू चार्ज मिडिल में है, एक साइड का मिडिल में है, कोई भी साइड ले लो उस साइड का मिडिल में है। तो उस केस में बच्चों हमारा एक इस क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स जाएगा। दूसरी बात यह है कि हर एक साइड के कितना साइड होता है क्यूब का बच्चों? साइड कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 साइड। और अगर हम लेंथ कंसीडर करें, टोटल नंबर ऑफ हर साइड के इसमें 4 लेंथ होता है, तो टोटल कितना लेंथ होगा बच्चों? 12 लेंथ। 12 लेंथ में से कोई भी एक पर्टिकुलर लेंथ ले लो, लेंथ का आधा मिडिल में अगर कोई चार्ज रखे तो उसके लिए मेरा टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना होगा एंड थ्रू ईच सरफेस कितना होगा वो आपका होमवर्क है। तो थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों गॉस लॉ के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस था हमने ओवरऑल देख लिया कि इस क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। तो बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है। मैं एक असाइनमेंट आप लोगों को दिया था, उसका सॉल्यूशन आगे जाके मैं करवा दूंगा, बट बेसिकली अभी आपको थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना है। जब थ्योरी स्ट्रांग होगा तो उसके बाद मैथमेटिक्स ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम लोग जाएंगे कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे। गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कितना इजी होता है
वही हम अभी इस टॉपिक में देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग इन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। क्वेश्चन पे ये बोला गया है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। बच्चों एक इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर हमने ड्रॉ कर लिया। बच्चों ये यूनिफॉर्मली चार्ज है तो हम बोल सकते हैं कि इसका चार्ज डेंसिटी है लैम्डा इक्वल्स टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यों कंसीडर किया बच्चों? क्योंकि हमारा टोटल चार्ज उसके लेंथ के ऊपर है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज पर यूनिट एरिया होता तो बच्चों उसको हम बोलते हैं एरिया चार्ज डेंसिटी, एंड चार्ज पर वॉल्यूम हुआ तो हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो खैर, तो ये सब चीजें तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो बच्चों लैम्डा का वैल्यू आपको पता है, लैम्डा क्या है, ठीक है। तो बच्चों हमें ये जो केस को सॉल्व करने के लिए हमें ऐसा गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा बच्चों, जिस गॉसियन सरफेस में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट में उस सरफेस में सिमेट्रिक हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिमेट्रिक हो, एंड उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो। तो बच्चों मैंने बोला था कि कोई भी एक अगर स्टिक ले लोगे, कोई भी एक, इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हो ना बच्चों, हर एक चार्ज को आप पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो पॉइंट चार्ज से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो कुछ ऐसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा। इस तरफ भी ऐसा ऐसा करके आएगा, इस तरफ इस तरफ इस तरफ ऐसा, और ऐसा 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 ऐसा, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो बच्चों जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा उसके वजह से हमें ऐसा गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है बच्चों, जिस गॉसियन सरफेस में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो। तो बच्चों उससे कैसा होगा? हम कंसीडर करेंगे एक सिलेंडर, हम कंसीडर करेंगे बच्चों एक सिलेंडर। अब आपने सिलेंडर कंसीडर क्यों किया बच्चों? क्योंकि देखो सिलेंडर का जो सिलेंडर का एक्सिस के ऊपर वो चार्ज लीनियर चार्ज, ये जो मैंने ड्रॉ किया यूनिफॉर्मली चार्ज लीनियर इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ये इसका एक्सिस के ऊपर है। तो बच्चों मैंने नाम दे दिया इसका आर, ठीक है बच्चों, इसका नाम दे, इसका ये जो सिलेंडर हमने कंसीडर किया उसका रेडियस है आर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों और इसका लेंथ है बच्चों, मैंने कंसीडर किया एल। तो होता ही कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन पे, और ये सर्कुलर एरिया का, सर्कुलर जो एक सिलेंडर होता है टू प्लेनर सरफेस और एक सर्कुलर सरफेस का कॉम्बिनेशन। तो बच्चों सर्कुलर सरफेस में जो देखेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और हमारा एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो सेम होता है। अगर आपको अपर व्यू दिखाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ऊपर से देखेंगे तो इधर से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, और सर्कुलर एरिया से आपको दिखेगा कि एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन पे होगा। बच्चों इससे क्या पता चलता है कि E डॉट डी ए में जो ई ए कॉस थीटा आता है, ई डी ए कॉस थीटा आता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा आता है, वो उसके केसेस में थीटा का वैल्यू कितना होगा? थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी ए, उसका थीटा का वैल्यू कितना होगा बच्चों? थीटा वैल्यू हो जाएगा 0। अब cos 0 का वैल्यू कितना? cos 0 का वैल्यू कितना होता है? cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो बच्चों इधर थीटा कितना? थीटा इज 0 डिग्री एंड cos थीटा इक्वल्स टू 1, cos थीटा इक्वल्स टू 1। तो फाई नेट का वैल्यू होता है बच्चों, फाई नेट होता है इंटीग्रेशन E डॉट डी ए, सरफेस इंटीग्रल E डॉट डी ए।
तो बच्चों और उसको ही हम बोलते हैं Q बाई इप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। हमने मान लिया कि इसका लेंथ इनफाइनाइट है, तो L लेंथ में मेरे पास कितना चार्ज रहेगा बच्चों, इसको Q डैश नाम देते हैं। क्या ये Q होगा? Q चार्ज इसके इनफाइनाइटली लॉन्ग लेंथ के ऊपर सिचुएटेड है, पर ये जो लेंथ है मेरे पास बच्चों, इस हमने कितना लेंथ कंसीडर किया, हम इस L लेंथ के ऊपर काम करेंगे। हमको इनफाइनाइट लेंथ तक लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म है, इसीलिए हम थोड़ा सा लेंथ लेके कंसीडर करेंगे। बट थोड़ा सा लेंथ लेके कंसीडर करेंगे, उधर नंबर ऑफ चार्ज भी तो चेंज हो जाएगा ना। क्यों चेंज होगा नंबर ऑफ चार्ज? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ Q चार्ज था टोटल इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर जो भी मेरा लीनियर वायर है उसके ऊपर Q चार्ज सिचुएटेड था, पर ये L लेंथ के लिए ऊपर कितना चार्ज होगा बच्चों? आपके पास एक चीज है कि लैम्डा। लैम्डा क्या है बच्चों? लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा होता है बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी, और मेरा लेंथ कितना है? L। तो बच्चों Q डैश किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? Q डैश विल बी लैम्डा इनटू L। पर यूनिट लेंथ पे लैम्डा चार्ज, तो L लेंथ पे कितना चार्ज? लैम्डा L चार्ज। तो बच्चों E डॉट dA के केसेस में बच्चों हम कर सकते हैं E इंटू A dA इंटीग्रेशन cos 0 cos थीटा का वैल्यू 1, तो हो जाएगा लैम्डा L बाई इप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों? क्योंकि बच्चों चार्ज भी यूनिफॉर्मली सिचुएटेड था, चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज वायर था ना, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरा यूनिफॉर्म हुआ। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब हम E को बाहर ला सकते हैं। तो इंटीग्रेशन dA कितना हो जाएगा बच्चों? dA का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? A हो जाएगा, A हो जाएगा। तो सरफेस एरिया अगर मेरा A है तो बच्चों सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है बच्चों? 2 पाई r इंटू L। सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों? 2 पाई r इंटू L। तो बच्चों हो जाएगा इधर E इंटू 2 पाई r L इक्वल्स टू लैम्डा L बाई इप्सिलॉन नॉट। ये आपको शायद पता चल गया होगा, E इंटू 2 पाई r L इक्वल्स टू लैम्डा L बाई इप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों इधर से हम बाकी कैलकुलेशन करेंगे, L कट जाएगा, L कट जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों मेरा E इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई इप्सिलॉन इंटू r, लैम्डा बाई 2 पाई इप्सिलॉन इंटू r। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड, मतलब ये जो स्टिक है इस स्टिक से आउटवर्ड की तरफ होगा, बाहर की तरफ। तो बच्चों और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 2k लैम्डा बाई r, ये कॉमन फार्मूला है 2k लैम्डा बाई r। उधर k इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों? 1/4 का इप्सिलॉन नॉट, उसको हम k बोलते हैं, वो पता है 2k लैम्डा बाई r। तो ये हमारा फार्मूला आ गया, ये हमारा फार्मूला आ गया। बच्चों हमारे पास अगर k इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर नहीं था तब क्या होता बच्चों? इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं होता तो आपका एक फार्मूला हमके पास था, तब हम क्या किया था, एक अगर इसका लेंथ अगर L है, L लेंथ का एक वायर जिसके ऊपर चार्ज सिचुएटेड है उसके आउटर सरफेस में, उसके वजह से एक पॉइंट P पे कितना मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका कैलकुलेशन ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था। एक होता है E पैरेलल, एक होता है E परपेंडिकुलर। आपका नोटबुक चेक करो, मेरा प्रीवियस वीडियो पे जाओ, उधर जाके देखो, उधर जाके देखोगे तो उसका फॉर्मूला मिलेगा। कौन सा वाला? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट लेंथ वायर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, फाइनाइट लेंथ वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग था, फाइनाइट लेंथ वायर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज, उससे एक P पॉइंट दूर पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, वो वाला फॉर्मूला देखने के लिए मेरा एक और वीडियो है, डिस्क्रिप्शन पे जाओ, डिस्क्रिप्शन पे जाके वो वाला वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है बच्चों।